हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेरेट क्लासेस में। तो आज बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर है। आज का टॉपिक है हमारा ऊतक, जिसको हम टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। आज हम उसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में समझने वाले। ओके, जिन बच्चों ने बायोलॉजी की पुरानी क्लासेस नहीं ली हैं तो प्लेलिस्ट से जाके या मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से वो वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, पहले उन वीडियो को देखिएगा ताकि ये वाला जो आज का टॉपिक है ये आपको आसानी से समझ आ सके। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है ऊतक, जिसको इंग्लिश में हम टिश्यू कहते हैं। ओके, जब मैं आपको कोशिका पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पूरा बॉडी है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। ओके, तो इसलिए कहा जा सकता है कि हमारा पूरा शरीर की जो सबसे सूक्ष्मतम या कह सकते हैं सबसे छोटी इकाई वह कोशिका ही है। ओके, मतलब जैसे हमारी पूरी बॉडी को अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें तो जो सबसे लास्ट में सबसे छोटी इकाई निकलेगी वह हमारी कोशिका ही निकलेगी। ठीक है, जिसको सेल कहा जाता है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर मैंने आपको बताया था उसी वीडियो में कि जब ये बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं या इकट्ठी हो जाती हैं तो ऊतक का निर्माण हो जाता है, वहाँ पर एक टिश्यू बन जाता है। ठीक है, तो जब ग्रुप ऑफ सेल हो जाता है, कोशिकाओं का समूह बन जाता है, तो वह ऊतक का निर्माण होता है। ठीक है, और यही हमको आज पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ये ऊतक जो टिश्यूज है हमारी बॉडी में, ये अंग का निर्माण करते हैं। जो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं उनका निर्माण ये ऊतक के द्वारा ही होता है। उसके बाद ये अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और अंग तंत्र एक पूरे जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप बढ़ गया उसकी। तो आज का जो टॉपिक है ऊतक के बारे में है, मतलब टिश्यू के बारे में। चलो आगे आगे इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। वैसे तो हमको पता चल गया कि ऊतक क्या होता है, फिर भी रिटन एग्जाम के लिए उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो ऊतक क्या है? बेसिकली ऊतक है समान कोशिकाओं का समूह। ठीक है, क्या कह रहा है वो? समान कोशिकाओं का समूह। ठीक है, जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक जगह एकत्रित होते हैं। ठीक है, समान कोशिकाओं का समूह मतलब बहुत सारी कोशिकाएं जब इकट्ठी हो जाती हैं किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, तो वहां पर क्या बन जाता है? ऊतक बन जाता है। ठीक है, या कह सकते हैं कोशिकाओं का समूह ऊतक कहते हैं। ठीक है, कोई भी डेफिनेशन समझ सकते हैं, बस आपको यह समझना चाहिए कि जो ग्रुप ऑफ सेल होता है उसको ऊतक कहा जाता है। आगे इसी के बारे में पॉइंट्स हैं। सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक विचेट ने किया था, जिसका विकास एक लैटिन शब्द टेक्सर से हुआ। इसका अर्थ है बुनना। मतलब जो टिश्यू वर्ड है वह फ्रांस के जो एक वैज्ञानिक थे विचेट ने किया था। ठीक है, और जो टिश्यू कैसे बना, किस भाषा से निकला? तो ये लैटिन भाषा से निकला। ठीक है, जिसका लैटिन में मीनिंग होता है बुनना। चलो आगे है, ऊतक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो जो ऊतक है उस पर जो स्टडी की जाती है, जो साइंस कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मालपिगी ने की। मतलब जो हिस्टोलॉजी थी इस पर सबसे पहले स्टडी की शुरुआत किसने की? वह थे इटली के साइंटिस्ट मार्सेलो मालपिगी। ठीक है, तो क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले हिस्टोलॉजी पर स्टडी की थी इसलिए इनको फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मेंडल ने सबसे पहले जेनेटिक्स पर रिसर्च की थी तो उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, वैसे ही मार्सेलो ने हिस्टोलॉजी पर सबसे पहले रिसर्च की इसलिए इनको फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो यह ऊतक से संबंधित है। चलो आगे है। अब सवाल उठता है कि जो ऊतक है, जो हमारी बॉडी में ऊतक पाया जाता है, वह बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, जैसे कोशिका दो प्रकार की होती है ना, वैसे ही ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ऊतक जंतु ऊतक होता है, एक होता है पादप ऊतक। ठीक है, जंतु ऊतक मतलब एनिमल टिश्यू और पादप ऊतक प्लांट टिश्यू। ठीक है, मतलब जो सारे एनिमल्स हैं उनमें जो टिश्यू पाए जाते हैं उनको जंतु ऊतक कहा जाता है, और जो प्लांट्स हैं, सारे पेड़ पौधे हैं, उनमें जो टिश्यूज पाए जाते हैं वो पादप ऊतक में आते हैं। ओके, दोनों जो मतलब कह सकते हैं ये प्रकार हैं, दोनों का कह सकते हैं
जो थ्योरी है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो दोनों को इसी वीडियो में कवर नहीं करेंगे। इसमें हम पहले जंतु ऊतक कवर कर लेते हैं, एनिमल टिश्यू कवर कर लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में ये कह सकते हैं जब मैं आपको बॉटनी स्टार्ट कराऊंगी तब वहाँ पर पादप ऊतक या प्लांट टिश्यू के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो आज हम जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं, ठीक है। दोनों को पढ़ने से आप कंफ्यूज हो जाएंगी, इसलिए 1 बाय 1 समझेंगे, ओके। तो ये हो गया जंतु ऊतक, जिसको इंग्लिश में एनिमल टिश्यू कहते हैं, क्योंकि हम सभी भी जंतु ऊतक में ही आते हैं, ठीक है। चलो, अब सवाल उठता है कि जो जंतु ऊतक है वह कितने प्रकार का होता है, ठीक है। ऊतक तो 2 प्रकार का होता है, लेकिन जो जंतु ऊतक है वह 4 प्रकार का होता है, ठीक है। चलो उनके प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू, जिसको उपकला ऊतक कहते हैं। और ये उपकला ऊतक बेसिकली हमारी जो स्किन है उस पर पाया जाता है, ठीक है। ये कह सकते हैं किसी भी ऑर्गन की बाहरी सतह पर, ठीक है, और उसकी भीतरी सतह पर जो झिल्ली जैसी बनता ना, वहां पर यह टिश्यू पाया जाता है। फिर है मस्कुलर टिश्यू, जिसको पेशीय ऊतक कहते हैं। जो हमारी मांसपेशियों में टिश्यू पाया जाता है उसको मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट है संयोजी ऊतक, जिसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। जो हमारे अस्थि हो गए, हमारा लिगामेंट हो गया, टेंडन हो गया, वहां पर ये ऊतक पाया जाता है। नाम से ही समझ आ रहा है, कनेक्टिव टिश्यू। फिर है नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वहां पर ये टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है। तो एनिमल टिश्यू में 4 टाइप होते हैं, उन चारों के बारे में हम अब डिटेल से समझेंगे 1 बाय 1, क्योंकि एग्जाम से क्वेश्चन इन्हीं में से आता है। सबसे पहले हमने अभी पढ़ा था उपकला ऊतक के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो यह ऊतक हमारे शरीर की बाहरी एवं भीतरी परत बनाने का काम करता है। यह शरीर के उन सभी जगहों पर पाए जाते हैं जिसकी सतह खुली हो तथा जिसे बाहरी पदार्थों द्वारा नुकसान पहुंच सकता है। हमारी त्वचा इन्हीं ऊतकों से मिलकर बनी होती है, और इसी ऊतक की कमी से झुर्रियां पड़ जाती हैं, और यह ठंड से बचाने के काम करता है, और यह सुंदरता प्रदान करता है और चोटों से भी सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो उपकला ऊतक कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है हमारे शरीर की बाहरी एवं भीतरी परत बनाने में। यह हमारी स्किन में पाया जाता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो हमको झुर्रियां भी आ सकती हैं। बस आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। अब जो उपकला ऊतक है यह भी 4 प्रकार का होता है, ओके। तो 1 बाय 1 उनको भी समझ लेते हैं। पहला है सरल सल्की उपकला, ठीक है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। दूसरा है स्तरित उपकला, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। फिर है स्तंभाकार उपकला, कॉलमनर एपिथेलियम। फिर है घनाकार उपकला, क्यूबोइडल एपिथेलियम। सबसे पहला हमने पढ़ा सरल सल्की उपकला, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो ऊतक है वह एक ही परत में है, और उसमें जो केंद्रक दिख रहा है काले कलर का वह एक चपटा आकार में दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ है स्तरित उपकला, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो यह ऊतक बेसिकली एक पैनकेक की तरह दिख रहा है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो एक साथ इकट्ठी हैं, ठीक है, और उनमें जो केंद्रक है वो भी चपटे दिख रहे हैं। नेक्स्ट है स्तंभाकार उपकला, कॉलम। तो नाम से ही समझ आ रहा है कि इसमें जो ऊतक है वह लंबे स्तंभ जैसे, ठीक है। फिर है घनाकार, तो ये मतलब जो घन के आकार का होता है वैसे ऊतक इसमें। अब सवाल उठता है कि ये ऊतक हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा शरीर बेसिकली जो हमारे अंग है वह ऊतक से ही बने हैं ना। तो ये किन किन अंगों में ये ऊतक पाए जाते हैं, ठीक है। चलो 1 बाय 1 समझ लेते हैं। पहला हमने पढ़ा सरल सल्की उपकला, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ऐसे ऊतक की कोशिकाएं चपटी होती हैं और ये अत्यधिक पतली एवं कोमल सतह का निर्माण करती हैं, ओके। तो हमारी बॉडी में अंदर और बाहर जो सबसे पतली सतह होगी वहां पर यह ऊतक पाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऊतक की कोशिकाएं चपटी होती हैं और ये अत्यधिक पतली एवं कोमल सतह का निर्माण करती हैं। दूसरा इसमें पॉइंट रहेगा, इन कोशिकाओं के केंद्रक भी चपटे होते हैं, ओके। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो भी चपटा होता है। इतना समझ गए आप।
जो सरल सल्की है वो कहाँ पाया जाएगा, वो पाया जाएगा बेसिकली अत्यधिक पतली और कोमल सतह पर। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये हमारे शरीर में इतनी पतली और कोमल सतह कहाँ कहाँ होती है। तो सबसे पहला है उदाहरण में शरीर की बाहरी सतह पर, जो हमारी बॉडी की स्किन है जो हम देख सकते हैं बाहर से, वह आपने देखा वो कितनी पतली होती। ठीक है, थोड़ी सी सर्दी के मौसम में वो फट जाती है, तो वहां पर ये वाले ऊतक पाए जाते हैं। फिर है रक्त नलिकाओं की दीवारों पर, जो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, जो हमको बाहर से भी कभी कभी दिख जाती है नीली वाली, उनकी जो दीवारें हैं वह भी इन्हीं ऊतकों से बनती है। फिर है फेफड़ों के अंदर वायुकोश। ठीक है, तो जो हमारे फेफड़ों के अंदर वायुकोश है जिससे हम सांस लेते हैं, जो नली दिखती है हमको, उस वह भी इन्हीं ऊतकों से बनती है। फिर है ग्रास नली। ठीक है, जो हमारा खाना जिससे जाता है वहां भी या उसकी दीवारें भी इन्हीं ऊतकों से मिलकर बनी होती हैं, सरल सल्की उपकला ऊतक से। ओके, चलो नेक्स्ट है, अब है स्तरित उपकला, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये कहाँ पाई जाती हैं अपने शरीर में, तो त्वचा के उपकला कोशिकाओं को कटने और फटने से बचाने के लिए त्वचा में कई एपिथेलियम परतें उपस्थित होती हैं। ये कोशिकाएं एक पैटर्न में उपस्थित होती हैं, इसलिए इसे स्तरित उपकला कहा जाता है। ओके, मतलब जो हमारी स्किन है उसमें कई लेयर पाई जाती हैं। ठीक है, तो वो वही कह रहा है कि ये ऐसी जगह पे पाया जाता है जहां पे स्किन के कटने और फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये उस स्किन को या कह सकते हैं उस जगह को बचाने के लिए कई सारी एपिथेलियम की परतें वहां पे बना देता है, तो ये ऊतक वहां पाए जाते हैं। और ये पैटर्न में, क्योंकि ये पैनकेक की जैसे दिखती हैं, पैटर्न में उपस्थित होती हैं, इसलिए इनको स्तरित उपकला कहा जाता है। नेक्स्ट है घनाकार उपकला। ठीक है, तो घनाकार नाम से ही समझ आ रहा है, घने के आकार का क्यूब जैसा होगा। तो हमारी बॉडी में क्यूब जैसी कहाँ पाए जाते हैं, तो यह घन या क्यूब के आकार की कोशिकाओं का बना होता है और इसका मुख्य कार्य स्त्राव और अवशोषण है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जहां जहां से जो कुछ निकल रहा होगा, जहां से है ना, और जहां पे अवशोषण हो रहा होगा, ये ऊतक वहां पाए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला है लार ग्रंथियों में, जो हमारी बॉडी से लार निकलती है हमारे मुंह से, तो वहां पर ये ऊतक पाया जाएगा। फिर है गुर्दे की नलिकाओं में, जितने भी रस वगैरह हैं वो निकलते हैं हमारी बॉडी में, तो ये वहां पर ऊतक पाया जाएगा। और तीसरा है वृषण और अंडाशय ग्रंथियों के निर्माण में। ओके, जो मानव शरीर में अंडाशय ग्रंथियां पाई जाती हैं वहां पर भी यह उपकला ऊतक पाया जाता है। ओके, तो ये अवशोषण का काम करती हैं, इसलिए इनको घनाकार उपकला जो ये ऊतक हैं वो वहां पाए जाएंगे। नेक्स्ट है स्तंभाकार उपकला। ठीक है, कॉलम जैसे दिखेंगे ये लंबे लंबे, तो ये लंबी एवं पतली कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है और इसकी सतह पर माइक्रोबिली पाए जाते हैं। ठीक है, तो माइक्रोबिली बेसिकली होते क्या हैं, आप इस इमेज को देखो। तो ये जो माइक्रोबिली है बेसिकली ये स्तंभाकार जो उपकला ऊतक है वहां पर पाए जाएंगे। ठीक है, तो आप इमेज में देखो, यहाँ पर कोशिकाओं का समूह दिख रहा है। ठीक है, तो उन्हीं कोशिकाओं की सतह पर अगर आप देखोगे तो उंगली नुमा संरचनाएं दिख रही हैं बहुत सारी, जैसे कंघी होती है बालों की, वैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली इनका काम क्या है, तो ये क्या करते हैं, ये जो यहाँ पर इन कोशिकाओं का एरिया है इसको बढ़ाने का कार्य करती हैं। बढ़ा के ये क्या करती हैं, बढ़ाने के बाद ये क्या करती हैं, ताकि जो भी पदार्थ मनुष्य कह सकते हैं एनिमल जो भी पदार्थ अपने शरीर में लेता है अंदर करता है तो उसका अवशोषण कर सके, उसको अवशोषित कर सके। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि हमारा बॉडी का कौन सा अंग इन पदार्थों का अवशोषण करता है, हमारी बॉडी से जो भी अंदर पदार्थ जाते हैं वह कौन सा अंग अवशोषण करता है उसका, तो ये वहीं पर पाए जाएंगे ना। तो जो हमारी बॉडी में हमारी छोटी आंत होती है वहां पर ये पाए जाते हैं, स्तंभाकार उपकला ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी से जो भी पदार्थ जाता है तो वहां पर ये माइक्रोविली पाए जाते हैं, तो ये उन पदार्थों का अवशोषण करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमारी बॉडी में सबसे देर तक जो खाना रुकता है वो हमारी छोटी आंत में ही रुकता है। ठीक है, और इन्हीं माइक्रोविली के कारण ही, क्योंकि ये सारे पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं,
ठीक है। तो जो आंतों में बैक्टीरिया होते हैं उनसे भी रक्षा करते हैं ये माइक्रोविली, ठीक है। और जो ये आपको कंगीनुमा संरचना दिख रही है ना, ये हिलती नहीं है, ठीक है, ये हिलती नहीं है। लेकिन इन्हीं में एक होती है सीलिया, जिसको सीलिया कहते हैं, वह भी स्तंभाकार इसमें ही पाई जाती है। अब सवाल उठता है कि सीलिया कहाँ पाई जाती है, ठीक है, या सीलिया वाले ऐसे ऊतक ये वाला कहाँ पाया जाएगा। तो बेसिकली जो सीलिया है वह हिल सकता है, ठीक है। तो ये कंगीनुमा संरचना दिख रही है, इसमें जो ये बाल जैसे दिख रहे हैं ये हिल सकते हैं, बट माइक्रोविली में जो दिख रहा है वो हिल नहीं सकते, वो सिर्फ अवशोषित कर सकते हैं। लेकिन जो सीलिया है इसमें वो हिल सकते हैं। तो ऐसा ऊतक, मतलब इस प्रकार का ऊतक कहाँ पाया जाएगा, ऐसा ऊतक पाया जाता है हमारी नाक के हिस्से में, जो हमारी नाक में बाल है ना, वहां पर ये ऊतक पाए जाते हैं। तो ये ऊतक जब, क्योंकि ये हिल सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस से जो भी धूल या कुछ भी जो पदार्थ जो फंस जाता है हमारी नाक से, क्योंकि वो फेफड़े में जाने से उसको बचाया जा सके, तो वहां पर ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये सीलिया है, ठीक है। तो ये कह सकते जो स्तंभाकार उपकला ऊतक है जिसमें ये सीलिया पाया जाता है, वह इनको फेफड़ों में जाने से रोकता है। ओके, चलो। और इनका यूज, ये सीलिया वहां पर भी पाया जाता है जहां पर जो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय में ले जाने की क्रिया होती है ना, वहां पर भी ये इस प्रकार का ऊतक पाया जाता है जिसमें सीलिया पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो स्तंभाकार उपकला ऊतक होता है उसमें माइक्रोविली भी होता है और सीलिया भी होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ें। अब एनिमल टिश्यू का नेक्स्ट पढ़ेंगे, वह है पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। अभी हमने उपकला ऊतक को कवर कर लिया, अब है मस्कुलर टिश्यू। तो नाम से ही समझ आ रहा है, ठीक है, मस्कुलर मतलब जो हमारी मसल्स है वहां पर ये टिश्यू पाए जाते हैं। तो पेशीय ऊतक या मसल्स टिश्यू वे ऊतक हैं जिनसे जंतुओं के शरीर की पेशियां निर्मित होती हैं। ओके, जो एनिमल्स की मसल्स है वो निर्मित होती हैं किससे, इन्हीं मसल्स टिश्यू से। क्योंकि ये मांसपेशियां हैं तो बेसिकली लंबी होंगी और पतली होंगी, तो पेशियां ऊतक लंबी एवं पतली कोशिकाओं का बना होता है। थर्ड पॉइंट है इसमें, पेशीय ऊतक हमारे शरीर में मांसपेशियों को बनाने और उन्हें नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। पेशीय ऊतक संकुचन के गुण के कारण अंगों में गति प्रदान करते हैं और इन पेशियों में विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो जो मसल से हमारी, उनमें एक्टिन और मायोसिन प्रकार के 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। तो इन्हीं प्रोटीन के कारण, और इन्हीं प्रोटीन को क्या कहा जाता है, संकुचनशील प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है, जिनसे हमारी बॉडी में गति आती है। ओके, चलो अब बात करते हैं, जो ये पेशीय ऊतक है, जो हमारी मसल्स हैं, ये भी 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में ये मसल्स जो हैं 3 प्रकार की, ये हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पर पाई जाती हैं। पहला है रेखीय पेशीय ऊतक, इसी को कंकाल पेशीय ऊतक भी कहते हैं और इसको स्वैच्छिक पेशीय ऊतक भी कहते हैं। दूसरा है अरेखीय पेशीय ऊतक, इसको चिकनी पेशीय ऊतक और अस्वैच्छिक पेशीय ऊतक भी कहते हैं। और तीसरा है हृदय पेशीय ऊतक, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के मसल्स टिश्यू हैं जो हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पाए जाते हैं, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो पहला है रेखीय, कंकाल या स्वैच्छिक पेशीय ऊतक। तो तीनों के नाम से एक एक बात तो समझ आ गई कि रेखीय, तो इन ऊतकों की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, एक रेखाओं की तरह प्रतीत होती है, इसलिए इसे रेखीय ऊतक कहते हैं। अब बात आता है कंकाल का नाम क्यों पड़ा इसका। तो यह हमेशा हड्डियों से जुड़ी रहती हैं और शरीर को गति में सहायता करती हैं, इसलिए इनको कंकाल कोशिका, ठीक है, कहते हैं। फिर तीसरा है स्वैच्छिक पेशीय ऊतक भी क्यों कहते हैं इनको, तो जिन अंगों पर हमारा नियंत्रण होता है ये वहां पाई जाती हैं, इसलिए इसे स्वैच्छिक ऊतक भी कहते हैं। ओके, तो जिन अंगों पे हमारा नियंत्रण पाया जाता है, तो जैसे हमारा हाथ है, हमको कब हिलाना है ना, कब हमको नहीं हिलाना है। जैसे हमारे पैर है, हमको कब चलना है कब नहीं चलना है। हमारी गर्दन है, ऐसे हमारे कई अंग हैं जो हमारी इच्छा से चलते हैं, इसलिए इनको स्वैच्छिक पेशीय ऊतक कहते हैं, जिन पे हमारा बेसिकली कह सकते हैं नियंत्रण है, ठीक है। ये समझ आ गया। अब दूसरा है अरेखीय, चिकनी और अस्वैच्छिक पेशीय ऊतक। इसके भी नाम से समझ आ रहा है,
तो यह पतली और लंबी होती हैं, परंतु इन पर रेखाएं या धारियां नहीं होती, इसलिए इन्हें अरेखीय पेशी कहते हैं। इनका संकुचन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। ओके, तो शरीर के वे अंग जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता वे अस्वैच्छिक पेशी के बने होते हैं, जैसे आहार नली में भोजन का प्रवाह और शरीर के भीतरी अंगों का कार्य करना। ठीक है, तो जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे हिसाब से तो खाना पचेगा नहीं ना। ठीक है, हमारा बॉडी जैसा चाहेगा वैसे हमारा खाना उस टाइम पे पचेगा, और हमारे बॉडी के अंदर जितने अंग हैं वो हमारी इच्छा से काम नहीं करेंगे, वो अपनी इच्छा से काम करेंगे। ठीक है, वैसे ही हमारा ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है ये ऊतक? ये हमारे आँखों के आइरिस में, वृषण में, मूत्रवाहिनियों में और मूत्राशय में इस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, और इन पर हमारा कह सकते हैं कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट और थर्ड है हृदय पेशीय ऊतक। ठीक है, हृदय है तो हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट में पाए जाएंगे इस प्रकार के टिश्यू। तो हमारा हृदय इन्हीं पेशियों का बना होता है और ये हृदय के अंदर होती हैं, और इनकी क्रिया अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक मतलब ये हमारी इच्छा से नहीं चलता, ये खुद चलता है। अगर ये खुद काम करना बंद कर दे तो हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा। पेशी में सर्वदा संकुचन और प्रसरण होता रहता है, जिसके कारण हृदय से रक्त शरीर के विभिन्न भागों में प्रभावित होता रहता है। ओके, तो हमारा जो हार्ट है वह हर टाइम पंप करता रहता है, जिसके कारण हमारा जो ब्लड है वह पूरे शरीर में जाता रहता है। तो ये हो गए हमारे किसके प्रकार हो गए? हमारे मस्कुलर टिश्यू के प्रकार हो गए। अब पढ़ेंगे हम तंत्रिका ऊतक के बारे में, मतलब एनिमल टिश्यू का थर्ड टाइप है तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। नाम से ही समझ आ रहा है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वहां पर ये टिश्यू पाया जाएगा। तो तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं, और यह शरीर की कई गतिविधियों के समन्वय और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, क्योंकि हम जितना सिग्नल अपने नर्वस सिस्टम को देंगे तो हमारे ब्रेन में जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से हमारी बॉडी काम करेगी। तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है। तंत्रिका ऊतक की कोशिका को न्यूरॉन कहा जाता है, और न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तंत्रिका कोशिका में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होता है। ओके, अगर बात करें तंत्रिका तंत्र की तो इमेज में देख सकते हैं, यह है हमारा तंत्रिका तंत्र जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, और इसमें इंपॉर्टेंट 3 भाग होते हैं। पहला है प्रवर्ध, जिसको डेंड्राइट कहते हैं, दूसरा है साइटोन और तीसरा है एक्सोन। प्रवर्ध या डेंड्राइट क्या काम करता है? तो धागे जैसी रचना है जो साइटोन से जुड़ी रहती है, इमेज में देख सकते हैं। फिर है साइटोन, तो कोशिका जैसी संरचना है जिसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और यह संवेग को विद्युत आवेग में बदलती है। ठीक है, मतलब जो हमारा जैसे हम कोई कमांड देते हैं तो उसको एक्शन में बदलती है। ठीक है, एक्सोन यह पतले धागे जैसी रचनाएं जो एक सिरे पर साइटोन और दूसरे सिरे पर संवेगी अंग से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो डेंड्राइट्स है वह आवेग को ग्रहण करके एक्सोन के द्वारा आगे की ओर भेजता है, और एक्सोन के अंतिम छोर में न्यूरॉन की डेंड्राइट से जुड़ी रहती है, जिससे आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन होते हुए हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं, मतलब हमारे मस्तिष्क तक सिग्नल पहुंच जाता है। ठीक है, जब हम इसके बारे में अलग से क्लास लेंगे उसमें हम इसकी प्रोसेस को ये किस प्रकार से काम करता है हम उसमें अलग से समझेंगे। ओके, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट एनिमल टिश्यू का टाइप है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो वह संयोजी ऊतक कहलाते हैं। तो हमारी बॉडी में संयोजी ऊतक कहाँ कहाँ, जैसे हमारी बोन है वह भी एक संयोजी ऊतक में आती हैं, उपास्थि हैं, लिगामेंट है, टेंडन है और रक्त है, ये हमारी बॉडी में संयोजी ऊतक है। 1 बाय 1 इनको कवर कर लेते हैं। पहला है अस्थि या बोन। तो अस्थि एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, यह शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करती है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन का करने का काम करती है। बोन अपने अंदर मिनरल्स को भी स्टोर करके रखती है। ठीक है, जो हमारी हड्डियां हैं वो कैल्शियम और फॉस्फेट की बनी होती हैं,
तो ये बेसिकली हड्डियाँ मिनरल्स को भी स्टोर रखती हैं। और हड्डियों में जो सेल्स पाई जाती हैं या कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको ऑस्टियोसाइट कहते हैं। ठीक है, ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ कंकाल तंत्र में, एक बार फिर रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद है उपास्थि, कार्टिलेज। तो उपास्थि एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक है। यह जोड़ों को, जहाँ पर हमारी बॉडी में जोड़ होते हैं वहाँ पर, यह जोड़ों को नरम करने, हड्डियों को सरकने और घूमने के लिए चिकनी सतह प्रदान करते हैं। ठीक है, और उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का काम करते हैं जहाँ लचीलेपन को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जैसे हमारी नाक हो गई, हमारे कान हो गए, तो वहाँ पर कार्टिलेज पाया जाता है। और इस कार्टिलेज में जो सेल्स पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनको कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। हड्डियों में जो सेल्स पाई जाती हैं उनको ऑस्टियोसाइट कहते हैं, और कार्टिलेज में जो सेल्स पाई जाती हैं उनको कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू में नेक्स्ट है टेंडन। तो हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू कहलाता है टेंडन। हड्डियों को मांसपेशियों से, तो वो कहलाता है टेंडन, और हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू कहलाता है लिगामेंट। ठीक है, नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड, रक्त। तो रक्त या रुधिर को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू में जो कह सकते हैं लिक्विड फॉर्म में जो रहता है वह है ओनली ब्लड, हमारा रक्त। इनका अंतरकोशीय पदार्थ तरल होता है, जिसमें कोशिकाएं बिखरी रहती हैं, और तरल हमारे शरीर में पाया जाने वाला एकमात्र तरल संयोजी ऊतक है। तो हमारे रक्त में क्या क्या पाया जाता है? हमारे रक्त में प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, प्लाज्मा पाया जाता है, और रेड ब्लड सेल्स भी पाई जाती हैं। ठीक है, इसकी रक्त के बारे में एक सेपरेट वीडियो लेंगे, उसमें हम इसको डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एनिमल टिश्यू के जो 4 टाइप थे, ठीक है, वह हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, जैसे कि उपकला ऊतक कवर हो गया, उपकला ऊतक के जो 4 टाइप थे वह हमने कवर कर लिए। उसके बाद था पेशीय ऊतक। ठीक है, पेशीय ऊतक को भी हमने कवर कर लिया, उसमें जो 3 टाइप थे उसको हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद था तंत्रिका ऊतक, उसके बारे में हमने जान लिया, उसके 3 भाग थे उनको हमने कवर कर लिया। फिर था संयोजी ऊतक, जिसमें 5 टाइप थे उसके, वह भी हमने कवर कर लिए। तो इस तरीके से हमारा एनिमल टिश्यू पूरी तरीके से कवर हो चुका। ठीक है, उसकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो प्लांट टिश्यू है, जब हम अपना बॉटनी स्टार्ट करेंगे उसमें कवर करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, उन ऊतकों का नाम बताइए जो झिल्ली के निर्माण में शामिल होते हैं। ठीक है, झिल्ली मतलब जो पतली परत होती है, उसके निर्माण में कौन से ऊतक शामिल होते हैं? तो पहला है उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, मांसपेशीय ऊतक या संयोजी ऊतक। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए, उपकला ऊतक। ठीक है, जो उपकला ऊतक है वह झिल्लियों के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये बेसिकली जो हमारी बॉडी में ग्रंथियां पाई जाती हैं उन पर एक परत देने के लिए और उन्हें मजबूती देने के लिए यह ऊतक काम करते हैं। दूसरा है, निम्न में से जो हाइलेन उपास्थि का स्थान नहीं है। ऑप्शन है लंबी हड्डियों के अंत में, घुटने की झिल्ली में, या आंतरिक पसलियों में, या नाक में। तो बताना है कि हाइलेन उपास्थि कहाँ पर नहीं पाई जाती। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घुटने में। ठीक है, नेक्स्ट है, संयोजी ऊतकों का मुख्य घटक है। ऑप्शन है वसा, शर्करा, कोलेस्ट्रॉल या कोलेजन। तो राइट आंसर है कोलेजन। ठीक है, कोलेजन एक प्रकार का बेसिकली कह सकते हैं प्रोटीन है, जो संयोजी ऊतकों, जो कनेक्टिव टिश्यू है, उनका मुख्य घटक है। ये कहाँ पाया जाता है? यह कोलेजन हमारी स्किन पे ही पाया जाता है, हमारी उपास्थियों या कार्टिलेज में ही पाया जाता है। ठीक है, और ये जो कोलेजन है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है, कह सकते हैं। नेक्स्ट है, लिगामेंट या टेंडन या कंडरा किस प्रकार के ऊतक हैं? ऑप्शन है पेशीय ऊतक, उपकला ऊतक, रेशेदार संयोजी ऊतक या कंकाल ऊतक। तो राइट आंसर है रेशेदार संयोजी ऊतक। ठीक है, तो जो लिगामेंट है वो क्या करता है? वो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, और कंडरा या कह सकते हैं टेंडन वो क्या करता है? वो एक हड्डी को एक मांसपेशी से जोड़ता है। नेक्स्ट है, हिस्टोपैथोलॉजी शाखा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है त्वचा ऊतक,
ऊतकों की बीमारियों के बारे में अध्ययन या बाल। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी वह शाखा जिसमें ऊतकों की बीमारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल ऊतक नहीं है? ऑप्शन है जाइलम, पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा। ये पादप ऊतक का एग्जाम्पल आ गया है, क्वेश्चन आ गया है, फिर भी पढ़ लेते हैं। इसका राइट आंसर है जाइलम। ठीक है, इसको हम बॉटनी में जब करेंगे ना तो उसमें पादप ऊतक के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, एक को चिन्हित करें जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्थान नहीं है। ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि, लार ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथियां या थायराइड ग्रंथि। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो जो लार ग्रंथियां हैं ये बेसिकली वही स्रावी ग्रंथियां हैं। ठीक है, जिसमें लार का निर्माण किया जाता है। लेकिन जो पिट्यूटरी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथियां और थायराइड ग्रंथियां हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियां। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जगह चिकनी पेशी कोशिकाएं नहीं पाई जाती? ठीक है, तो कहाँ पर चिकनी पेशी कह सकते हैं, चिकनी पेशीय कोशिकाएं नहीं पाई जाती? ऑप्शन है आंख की परितारिका, फेफड़ों का वायुमार्ग, हृदय की भित्ति या मूत्राशय। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो जो हृदय की मांसपेशियां ये कह सकते हैं, हृदय की जो उसके अंदर का कह सकते हैं एरिया है वह हृदय की मांसपेशियों कह सकते हृदय पेशी ऊतक से बनता है। ठीक है, जबकि आंखों की परितारिका या कह सकते हैं फेफड़ों के वायुमार्ग और मूत्राशय ये सब चिकनी मांसपेशियां या कोशिकाओं का बनाया जाता है या बनता है। ठीक है, तो इसमें बताना था कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, जो हृदय की भित्ति है हृदय पेशी ऊतक से बनती है। नेक्स्ट है, हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं। ऑप्शन है ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट या कॉन्ड्रोक्लास्ट। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्टियोब्लास्ट। तो हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, और ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं हड्डियों की मरम्मत में सहायक है, जबकि कॉन्ड्रोब्लास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतकों में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक शरीर की गति में मदद करता है? तो ऑप्शन है तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक, उपकला ऊतक या संयोजी ऊतक। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, जो पेशीय ऊतक होते हैं वो शरीर में गति प्रदान करने में मदद करते हैं। और मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, शरीर के संरक्षण और समर्थन में मदद करने वाले ऊतकों का क्या नाम है? ऑप्शन है मांसपेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक या उपकला ऊतक। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, संयोजी ऊतक। ठीक है, जो संयोजी ऊतक हैं बेसिकली उनका कार्य मानव के शरीर को सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोशिकाओं का समूह जो संरचना और कार्य में समान है को कहा जाता है। ऑप्शन है अंग प्रणाली, मांसपेशियां, हड्डी या ऊतक। तो राइट आंसर है ऊतक। ठीक है, कोशिकाओं का समूह, तो कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले ऊतक। ऑप्शन है अंग प्रणाली, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक या संयोजी ऊतक। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है, हिस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन है ऊतकों की, कोशिकाओं की, पुष्पों की या सब्जियों की। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऊतकों की। तो हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ऊतकों की। ठीक है, अगर कोशिकाओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कोशिकाओं की। और जो पोमोलॉजी है उसमें करते हैं पुष्पों की, फूलों की। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहलाते हैं? मायोलॉजी। ठीक है, चलो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने कवर कर लिए। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक करना। ओके बच्चों।